नमस्ते, मेरा नाम है पुलकित और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कार्तिकेय 2। चंदू मोंदेती ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। 5वीं फिल्म है ये उनकी निर्देशक के रूप में। अच्छा, इस फिल्म का कार्तिकेय 1 एक फिल्म आई थी इससे पहले, वो भी इन्हीं निर्देशक की थी। उससे कोई इतना लेना देना नहीं है, बस दोनों के जो मुख्य अभिनेता थे निखिल, वो दोनों में है, सेम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या कार्तिकेय बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर या आरआरआर या केजीएफ के स्तर की फिल्म है। तो उसका उत्तर है ना। क्या इस फिल्म को आपको थिएटर में जाके पैसा खर्च करके देखना चाहिए? तो उसका उत्तर है हां, बिना किसी शक के। तो इसी विषय में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आने के साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पिछले दिनों रिलीज हुई 2 बॉलीवुड की फिल्में लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन बॉक्स ऑफिस पर औने मुंह गिरी। हमारा इस विषय में एक हमने वीडियो भी किया था, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद कई लोगों ने हमसे कहा और सोशल मीडिया पर भी जिस फिल्म के बारे में बात हो रही है वो है कार्तिकेय 2। ये कहें कि इन दोनों फिल्मों का गिरना इस फिल्म के लिए एक बूंद साबित हुआ, या यूं कहें कि ये कि अच्छी फिल्म थी, अंडररेटेड रह जाती पर लोगों की नजरों में आ गई। दोनों बातें हैं। कुल मिला के बात यह है कि फिल्म कमाई कर रही है, फिल्म लोगों की नजरों में आई, लोग देखने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है लोग पसंद कर रहे हैं। आंकड़े भी यही कह रहे हैं। हिंदी बेल्ट की अगर हम बात करें तो पहले 50 स्क्रीन सिर्फ फिल्म को मिली थी, जो कि अब बढ़ के 1000 स्क्रीन से भी अधिक हो गई हैं। और कमाई की बात करें तो लगभग 40 करोड़ के आसपास फिल्म ने कमा लिया है। ओवरसीज भी अच्छी खासी कमाई कर रही है, लगभग $1 मिलियन तक शायद पहुंचने वाली है। तो मतलब लोगों का रिस्पांस अच्छा आया है। और इस सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फिल्म का बजट 20 से 30 करोड़ के आसपास है। यानी ये कोई बड़े बजट की फिल्म नहीं है, लाल सिंह चड्ढा या किसी अन्य फिल्म की तरह 150 करोड़ 200 करोड़ की फिल्म नहीं है। जितना इस फिल्म का बजट है इतना इन बड़ी फिल्मों का मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का बजट होता है। तो देखा जाए तो बहुत ही जैसे कहेंगे कॉस्ट कटिंग या कम कॉस्ट में एक अच्छी फिल्म तैयार कर दी। और अच्छी इसलिए क्योंकि जितना फिल्म में लगाया था उससे ज्यादा वापस आ रहा है और प्लस में ही जाएगी ये फिल्म। जैसे कि लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म है, वो किसी तरह रोते रोते शायद अपना पैसा रिकवर कर ले, वो भी मैं शायद कह रहा हूं। इसमें एक तो श्योरिटी हो गई है कि पैसा जितना लगाया था वो वापस आ चुका है निर्माता का, और फिल्म आगे बढ़िया ही कमाई कर रही है, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा ही आ रहा है। आगे फिल्म के बारे में बात करें तो पूरी कहानी मैं उस तरीके से नहीं बताऊंगा, जैसे रिव्यू चलते हैं वैसा मैं रिव्यू नहीं करूंगा कि पूरी कहानी बता दी कि ये हुआ वो हुआ। एक वाक्य में बताऊंगा कि एक व्यक्ति की कहानी है। डॉक्टर कार्तिकेय नाम ही है उनका, निखिल ने उनका किरदार निभाया है। तो डॉक्टर कार्तिकेय साइंस में मानने वाले व्यक्ति हैं, मतलब ईश्वर से ज्यादा, प्राकृतिक शक्तियों से ज्यादा वे विज्ञान में मानते हैं। हालांकि जैसा कि हमने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा है कि जो व्यक्ति एक तरीके के नास्तिक अगर हम कहें वो होता है, तो वो एक तरीके से मौक करता है, अपमान करता है। यहां वैसा नहीं हो रहा। वो व्यक्ति नहीं मानता उस चीज में, तो वो थोड़ा बहुत क्रिटिकल हो जाता है उस चीज को लेकर, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, परंतु उसका मूल जो उसका विश्वास है वो साइंस में है। पूरी फिल्म में हम देखते हैं कि अंत तक आते आते उस व्यक्ति का कैसे पूरी तरीके से दिमाग तो उस तरफ नहीं होता है पूरा एकदम, कोई ऐसा विचारधारा नहीं बदल जाती है, लेकिन उसे इन दोनों के बीच का एक जुड़ाव समझ आता है, साइंस के और ईश्वर यानी प्राकृतिक शक्तियों के। उसे समझ आता है कि साइंस भी एक तरीके की ईश्वर की बनाई हुई चीज है और दोनों कैसे कोरिलेटेड हैं, ये उसे एक पूरे एक मिशन एक तरीके से हम कहेंगे उसके दौरान ये पूरा समझ आता है और उसको अंत में इस चीज का विश्वास होता है। कहानी की हम बात करें तो कहानी की सबसे अच्छी चीज यह है कि कहानी कृष्ण को केंद्र में रख के लिखी गई है। जैसा कि हम जानते हैं, हम श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में देखते हैं, उनके रूप में पूजते हैं। यह फिल्म, इसकी पटकथा यह बताती है कि एक अवतार होने के साथ साथ पृथ्वी पर उन्होंने एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया। उन्होंने जीवन में सारे वो कार्य करे जो एक सामान्य मनुष्य करता है। एक साइंटिस्ट एक विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करता है, एक डॉक्टर मेडिकल के क्षेत्र में कार्य करता है, एक कोई स्किल, कोई आर्ट फॉर्म रखने वाला व्यक्ति बांसुरी बजाता है या गाना गाता है। उन्होंने भी वैसे वैसे कार्य किए, उन्होंने भी बांसुरी बजाई। संगीत के क्षेत्र में उनका क्या रोल था, साइंस के क्षेत्र में क्या रोल था। इससे यह और साफ हो जाता है कि कुछ नया करने का प्रयास था फिल्म में, और जहां तक मुझे लगता है वो प्रयास सफल रहा। आगे सबसे पहले एक्टिंग की बात करें तो फिल्म में कुछ ज्यादा बड़े चेहरे नहीं है। अगर दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो
अल्लू अर्जुन प्रभास से अगर तुलना हो तो इतने बड़े चेहरे नहीं हैं। निखिल ने डॉक्टर कार्तिकेय का जो पात्र है वो निभाया है, अनुपमा ने मुग्धा अभिनेत्री हैं वो, और एंटोगनिस्ट जिसे आसान भाषा में विलन कह देते हैं वो आदित्य ने किरदार निभाया है, शांतनु का। बहुत दिलचस्प किरदार है वो भी। श्रीनिवास रेड्डी हैं फिल्म में मामा के रूप में अभिनेता, मुख्य अभिनेता के। एक जो किरदार मुझे निजी तौर पे सबसे अच्छा लगा वो था अभीरा का, वेंकटेश नामक व्यक्ति ने वो निभाया है। उसको किरदार को आप अवश्य ही ध्यान से देखिए, क्योंकि उसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें ज्यादा संवाद नहीं दिए गए हैं, कोई खास डायलॉग्स नहीं है, वो सिर्फ कुछ आवाजें निकालते हैं, और जो उनका किरदार है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, श्री कृष्ण के भी रेस्पेक्ट में, पटकथा के भी रेस्पेक्ट में। एक्टिंग बहुत अच्छी है, एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। एक कहीं कहीं एक्टिंग में ओवर द टॉप चीजें दिखती हैं, जैसे कि कॉमेडी हो गई या वो हो गया ये श्रीनिवास रेड्डी का जो कैरेक्टर है वो कहीं कहीं एक वो छोटे छोटे पंचेस जो होते हैं कई लोगों को क्रिंज लग सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे उस स्तर पे देखें कि एक फैमिली फिल्म जो बनी है, फूहड़ कॉमेडी बहुत देखी है हमने, यहां हम देखिए फैमिली के रूप में अगर देखें तो एक क्लीन फिल्म है, बहुत सामान्य सी कॉमेडी है, आपको थोड़ी बहुत हंसी कई कई पॉइंट्स पर आएगी। ओवर द टॉप लगने की जहां तक बात है तो दक्षिण भारतीय सिनेमा में चलता है, और वहां के लोग जो है, वहां के दर्शक जो हैं इस चीज को पसंद करते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर पात्रों ने उस तरीके का अभिनय किया है तो वो एक सकारात्मक चीज ही हो जाती है देखा जाए तो। एक और अभिनय में जो चीज मैं कहना चाहूंगा मुझे बहुत अच्छी लगी और महत्वपूर्ण भी है, फिल्म के जो एंटोगनिस्ट हैं, जो मैंने ये बताया शांतनु का जो किरदार है, देखा जाए तो वो होने को विलन है पर वो पूरी तरह विलन नहीं है। इसका मैं उदाहरण अगर दूं, जैसा कि एक विलन दिखाया जाता था पहले कि वो मॉक करेगा, जैसे श्री कृष्ण को केंद्र में रख के फिल्म बनी है तो उसका जो मेन मोटिव होगा वो होगा कि उस चीज को मॉक करूं, चाहे मैं किसी भी तरह की हंसी ठिठोली करूं, कुछ भी करूं, उसे मॉक करूं फिल्म के मुख्य पात्र को। यहां ऐसा नहीं है। जो विलन भी है उसकी भी श्री कृष्ण में आस्था है, बस जो वो मिशन है जिसपे फिल्म बेस्ड है, वो उस मिशन को, उस श्री कृष्ण के उस आभूषण को जिसपे फिल्म बेस्ड है, वो उसका प्रयोग अपनी विचारधारा के अनुसार करना चाहता है। चीज काम वो भी वही करना चाहता है जो फिल्म का मेन पात्र है, बस उसका रास्ता अलग है। इसका अगर मैं एक उदाहरण दूं आपको तो एक्समैन फिल्म अगर आपने देखी हो तो उसमें म्यूटेंट्स की बात होती है। एक तरफ प्रोफेसर एक्स यानी चार्ल्स होते हैं, दूसरी तरफ मैग्नीटो का किरदार होता है। तो मैग्नीटो को जहां तक है एंटोगनिस्ट माना गया है, पर देखा जाए तो वो पूरी तरह से एंटोगनिस्ट नहीं है, वो एक एंटा हीरो आप कह सकते हैं सिनेमा के शब्दों में। वो भी म्यूटेंट से नफरत नहीं करते, बस वो उनका दुनिया में रहना अपने अनुसार या प्रोफेसर एक्स से अलग चाहते हैं। तो मूल रूप से 100% आप उन्हें एंटोगनिस्ट भी नहीं कह सकते, वो एक अलग विचारधारा का व्यक्ति है बस। ऐसा ही इस फिल्म में भी हुआ। कहीं भी आपको जो है शांतनु का किरदार अपमान करता नहीं दिखेगा श्री कृष्ण का या किसी भी उनके आइडियोलॉजी का या किसी भी उनके आइडिया किसी भी तरह का, बस अपनी विचारधारा वो अलग तरीके से रखता है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण अभिनय के क्षेत्र में मैं कहूंगा वो अनुपम खेर का किरदार है। 5 से 7 मिनट के लिए फिल्म में आता है और एक तरह से फिल्म की पूरी दशा और दिशा दोनों बदल देते हैं। वो उनका किरदार पर्दे पर आता है, वो जिस तरीके के संवाद बोलते हैं, उसके साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक की तो मैं आगे बात करूंगा डिटेल में, पर उस सीन विशेष में मुझे ऐसा लगा कि वो सीन एक अलग से शॉर्ट फिल्म बन सकता था। उस 5-7 मिनट को आप अलग से काट दें, क्योंकि इतना बेहतरीन उसमें संगीत, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जो मंत्रोच्चारण हो रहा है, साथ में अनुपम खेर हम जानते हैं एक उम्दा एक्टर हैं, जिस ऊर्जा के साथ वो अपने संवाद बोल रहे हैं, तो वो उस 5 मिनट के लिए आपको, आप थिएटर में देखेंगे तो एक एड्रेनलिन रश जिसे कहते हैं वो ला देगा आपके अंदर, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो बाहर जा रहा है, फिर अगले ही पल आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो हो सकता है, ये है, क्यों नहीं हो सकता। तो वो एक जो अप एंड डाउन उस पूरे 5 मिनट में दिखता है वो बहुत दिलचस्प लगता है फिल्म में। लेखन की बात करें तो लेखक और निर्देशक फिल्म के एक ही हैं, जो फिल्म के निर्देशक है मैंने बताया चंदू। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोऑर्डिनेशन में ऊपर नीचे हुआ होगा लेखक और निर्देशक के, पर जहां मुझे थोड़ी सी कमी लगी फिल्म में वो पटकथा में थी। और पटकथा में भी मूल रूप से प्लॉट में कमी नहीं थी, कमी थी कि ऐसा लगता है फिल्म कभी कभी इधर उधर भागने लगती है। उदाहरण के तौर पे एक थाने का सीन है, पुलिस थाने का, वहां से जो अभिनेता है हमारा मुख्य किस तरह बच के निकल आता है, वो थोड़ा सा बचकाना लगता है। ऐसे ही फिल्म स्विच हो जाती है बहुत जल्दी, इसमें एडिटिंग का भी थोड़ा सा रोल है।
फिल्म बहुत तेजी से स्विच हो रही है, कभी इधर भागेगी कभी उधर भागेगी, तो आपको कई बार लगेगा कि आप पीछे छूट जाएंगे और फिल्म अलग निकल जाएगी। परंतु एक सकारात्मक चीज जो है वो है, जैसा कि मैंने बताया, अनुपम खेर का सीन, अभीरा का जो पात्र है वो जब जब स्क्रीन पे आता है वो आपको खींच लेगा वापस। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत महत्वपूर्ण चीज, आपको खींच लेगा वापस। प्लॉट हल्का फुल्का इधर उधर हो रहा होगा, म्यूजिक आपको वापस ले आएगा और आप स्क्रीन पर दोबारा से कि हाँ कुछ दिलचस्प हो रहा है तो आप उसे देखने लगेंगे। लिखाई में सभी पात्र जो हैं ठीक लिखे गए हैं अपने अपने स्तर पे। अभिनेत्री हैं, उनका भी रोल ठीक है, जितना उनका रोल है बहुत अच्छे से निभाया उन्होंने। मुख्य अभिनेता हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से किया। छोटे छोटे जो पात्र भी हैं मैंने बताया वो भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करके जा रहे हैं। जहां थोड़ा जैसे कि मैंने बताया ओवर द टॉप लगता है वो वहां की पसंद है। जैसे कि मामा का किरदार, मैं उदाहरण बताता हूं, मामा का जो किरदार है उनका रेड्डी जो निभाते हैं, वो कहीं कहीं एक कॉमेडी करते हैं, तो वो आपको कई जगह जो ऑडियंस है जिसने वर्ल्ड सिनेमा देखा है, थोड़ा सा ऐसा सिनेमा देखते हैं वो लोग, उनको लगेगा कि यार क्रिंज हो रहा है थोड़ा। पर आप उससे जब उस नजरिए से देखेंगे कि फिल्म किन चीजों को ध्यान में रख के बनाई गई है, आप ये ना भूलें कि फिल्म का केंद्र क्या है। फिल्म का केंद्र श्री कृष्ण है, फिल्म का केंद्र इंडिक स्टोरी है जिसको दिखाना है। ये आसपास की चीजें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएं तो उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है, जब तक वो मेन अपने प्लॉट पर टिकी हुई है, वहां से नहीं भाग रही है फिल्म, तो वो चीज एक तरीके से जीरो ही हो जाती है। आप जब थिएटर से आप बाहर निकलेंगे आपको शायद याद भी नहीं रहेगा कि मैंने ऐसा कुछ देखा था। एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी मुझे थोड़ी सी यहां पे कमजोर लगी। कमजोर इसलिए लगी क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, उदाहरण के तौर पे थाने वाला सीन, ऐसे ही पहाड़ों पे जब वो घूम रहे हैं वैसे कई सीन्स हैं, वहां पे एक बहुत जंप कट लग जाते हैं फौरन, एक जगह से दूसरी जगह आपका पहुंच जाते हैं, आप कहेंगे कि ये क्या हो गया कुछ सेकंड्स में ही। तो वो एडिटिंग वहां पे थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। लेकिन मैं यहां एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी को उतना नकारात्मक नहीं मानूंगा, क्योंकि फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, फिल्म का बजट 20 से 30 करोड़ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ दक्षिण भारतीय फिल्म होने के कारण, क्योंकि अभी चल भी रही है वो, इसकी जो तुलना है आरआरआर या फिर बाहुबली, पुष्पा, किसी से ना करें, क्योंकि उन फिल्मों का हम जानते हैं बजट 150-200 करोड़, उससे भी ऊपर है। यह फिल्म 20 से 30 करोड़ में जो चीज डिलीवर कर रही है वो मेरे ख्याल से एक शब्द में कहूं तो फिनोमिनल है। जैसा कि सिनेमेटोग्राफी मुझे थोड़ी सी वीक लगी, एडिटिंग वीक लगी, तो उसकी तुलना में उसका काम जो पूरा कर देते हैं वो करते हैं प्रोडक्शन डिजाइन। आर्ट डायरेक्टर जो है यहाँ पे, प्रोडक्शन डिजाइन ने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको बताऊं प्रोडक्शन डिजाइन क्या होता है, जैसे कि लोकेशंस एक शब्द में अगर मैं कहूं बहुत एक्सोटिक हैं, पहाड़ दिखेंगे, नदियां दिखेंगी, ऐसा इस तरह की फिल्मों में ऐसा होता है। जब जो एडवेंचर फिल्म जैसे कह देते हैं कि कहीं पे जा रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, झरने दिख रहे हैं, गुफाओं में जा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से उतारा है। उतने बजट में, इतने पैसों में प्रोडक्शन डिजाइन इस तरीके का बनाना, वीएफएक्स इस तरीके का क्रिएट करना बहुत कठिन होता है, जो कि काम बहुत अच्छे से किया है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, और मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे फिल्म का जो ये पार्ट है सबसे ज्यादा आकर्षित मुझे उसने किया, और वो है संगीत। चाहे बीजीएम हो यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक हो, गाने इतने हैं नहीं फिल्म में, पर जितने भी हैं, जिस जिस जगह पे जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक डाला गया है, जैसा कि मैंने बताया अधीरा का जो जितना पार्ट था, वहां पे जब जब वो स्क्रीन पे आते हैं एक बैकग्राउंड म्यूजिक साथ में चलता है और वो बहुत रोमांचक लगता है। अनुपम खेर का किरदार जो पूरी फिल्म को एकदम जोड़ देता है, मतलब आपको एकदम वापस स्क्रीन पे ले आएगा, आप इधर उधर जा भी रहे होंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ म्यूजिक का है, बैकग्राउंड म्यूजिक का है। पीछे जो गाना चल रहा है आप पूरी तरीके से उससे आकर्षित होंगे। और एक जो मैं गाना आपको यहां बताना चाहूंगा, कृष्णा ट्रांस के नाम से, ये गाना आज ही शायद यूट्यूब पे डला है, मैं आप सबको जरूर कहूंगा कि एक बार जाएं, इस गाने को अवश्य सुने, क्योंकि जो बहुत बढ़िया चीज लगी है इस गाने में, वो ट्रांस ट्रैप म्यूजिक के साथ जो बोल डाले गए हैं और उनका जो मिश्रण हुआ है एक, वो इतना दिलचस्प लगता है देखने में। आपको आरआरआर का एक गाना था रामम राघवम, उसकी याद दिला देगा, इतना बढ़िया ये गाना है। ये गाना फिल्म में अलग अलग जगहों पे बजता है और बहुत रोमांचक लगता है। एक वाक्य में कहूं तो जिसे हमारे हिंदुस्तान में ये चलता है कि टर्म बहुत चलता है, पैसा वसूल बोलते हैं फिल्म में, लोग देखने भी जाते तो बोलते हैं कि अरे पैसे वसूल हुए नहीं। तो अगर आप 150 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए तक की टिकट लेके इस फिल्म को थिएटर पर देखने जाते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये 3-4 चीजें जो हैं, चाहे वो अनुपम खेर का 5 मिनट का पार्ट हो, अधीरा का पार्ट हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, और जैसा कि फिल्म एकदम पहाड़ वहाड़ गुफाएं दिखाती है तो रोमांचक लगती है, ये 2-4 चीजें वो आपका पैसा तो अवश्य वसूल करा देंगी। मैं अपने निजी तौर पे बात करूं तो मुझे म्यूजिक उतना
आकर्षक लगा कि मुझे लगा कि मेरा पैसा वसूल सिर्फ म्यूजिक ने ही करा दिया फिल्म के साथ, तो उस स्तर पे निराश नहीं करती फिल्म। जैसा कि मैंने फिल्म के वीडियो के शुरू में कहा, क्या ये फिल्म परफेक्ट है, बहुत बड़ी है? नहीं। फिल्म में बहुत लूप होल्स हैं, पटकथा में कई जगह लूप होल्स हैं, पर वो चीज महत्वपूर्ण क्यों नहीं है ये भी मैंने बताया। वो इसलिए क्योंकि बाकी सब चीजें जो हैं, जो उसके चारों ओर हैं, वो उसे दबा दे रही हैं और वो हमें पता नहीं चल पा रही हैं कि हाँ भाई ये गलतियां थी। परंतु मैं चाहूंगा कि अगर आप ये फिल्म देखें तो इसके बारे में सोशल मीडिया पर आकर बात करें, लिखें। जैसे कि कश्मीर फाइल्स के बारे में लोगों ने लिखा था, वहां पे भी एक चीज ये थी कि हम कहें स्टोरी टेलिंग जिसे कहते हैं, सिनेमा में स्टोरी टेलिंग पर्दे पर होनी चाहिए, मतलब हमको दिखनी चाहिए। जो इसमें और कश्मीर फाइल्स में भी, उससे पहले विवेक की अग्निहोत्री की ताशकंद फाइल्स थी, उसमें भी ऐसा लगा था कि स्टोरी टेलिंग मुंह से बताकर हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये और अच्छा हो सकता था। ऐसा नहीं है वो खराब है, पर और बेहतर हो सकता था। तो अगर इस चीज पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो आगे ऐसी फिल्में जो और बनेंगी, और इसका तो ये फिल्म तो आगे और बनने वाली है, मैं आगे बताऊंगा, वहां पे ये चीज सुधार करेगा फिल्म का क्रू जो हो गया और बाकी जो लोग हैं, और भी लोग, नए निर्देशक आ रहे हैं, युवा निर्देशक, निर्माता, अभिनेता, अभिनेत्रियां, वो इस चीज को जब देखेंगे तो वो भी इससे सीख लेंगे कि अच्छा, लोग एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, आगे इसको और बेहतर किया जा सकता है। अंत में, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि इस फिल्म को क्या आपको देखना चाहिए, निश्चित तौर पे बिना किसी शक के हाँ। और वो मैंने इसलिए कहा था कि पहली चीज तो यही हो गई कि बड़े बजट की फिल्म नहीं है, इनकी तरह नहीं है। ऐसा लाल सिंह चड्ढा है जो 20 साल से 10 साल से 20 साल से चल रहा है कि सेम वही घिसी पिटी स्टोरी, ऊपर नीचे कर दिया थोड़ा सा, एक हीरो आता है, वही 10 साल से वो वही बाहें फैला के रोमांस कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है ये करें। उससे तो खैर लोग ऊब चुके हैं, अब उसको अब तो मतलब मुफ्त में भी नहीं देखना चाहते वो लोग, पैसे देकर, ऐसा हाल हो गया कि पैसे देकर अगर दिखाएंगे तब भी शायद इनकी फिल्म कोई नहीं देखेगा, क्योंकि इतने ऊब चुके हैं, इनकी निजी विचारधाराओं के कारण भी, इनकी कुकर्मों के कारण भी, और दूसरा इनकी रिपीटेटिव एक्टिंग देख के भी। आमिर खान बहुत परफेक्शनिस्ट कहते थे अपने आप को, वो दिख गया उनका कि वो कैसे भौं चढ़ा के आंखें बड़ी करके, वही रणछोड़ दास था उनका, वही पीके में एलियन बन के आ जाते हैं, वहीं पे अब लाल सिंह चड्ढा में मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी भी वैसे बन जाते हैं, उनका सब सेम होता है, कहने को परफेक्शनिस्ट है। इस सब से हटकर फिल्म ने कुछ नया करने का प्रयास किया है, कई जगहों पर विफल हुई है पर अधिकतर जगहों पर सफल रही है। और मैं क्यों कह रहा हूं, वो कहते हैं आंकड़े और लोगों का थिएटर से निकल के सकारात्मक रिस्पॉन्स देना। पब्लिक जा रही है, फिल्म देख रही है, पसंद कर रही है, तो इसे एक सफलता का मानक माना जाए। एक सिनेमा में एक बहुत वो चलता है, बुद्धिजीवी बन जाते कि नहीं नहीं हम तो लोगों के लिए नहीं बनाते, अपने लिए बनाते। भाई तो खुद ही देख लिया करो ना घर में, रिलीज क्यों करते हो? एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज, आप जितना पैसा लगाते हैं वो पैसा वापस आता है, तो बिल्कुल आ रहा है, जितना लगाया उससे कहीं ज्यादा आ रहा है इस फिल्म में, जबकि लाल सिंह चड्ढा तरस रही है उस चीज के लिए। तो मैं इसे एक आर्थिक तौर पर भी और सिनेमा के स्तर पे भी एक सफलता मानूंगा। तो उसके लिए हमें फिल्म देखनी चाहिए, जाकर आपको देखनी चाहिए थिएटर पे। एक और मैं आपको जो सलाह दूंगा कि जब आप ये फिल्म देख कर आए तो इसके बारे में चर्चा करें। जो चीज आपको अच्छी लगी है उसके बारे में सकारात्मक बोलें, जो खराब लगी है नकारात्मक बोले, क्रिटिसिज्म करें फिल्म का। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया आज के समय आपको नहीं पता आपका ट्वीट कहां वायरल हो जाएगा, कोई पोस्ट कहां वायरल हो जाएगा, लोगों तक पहुंचेगा, इंडस्ट्री के लोगों तक पहुंचेगा, उन्हें पता चलेगा कि हाँ, छोटे बजट की भी हम फिल्म बना रहे हैं, लोग देखने आ रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी चीज रिस्पॉन्स होता है, और एक अच्छा कलाकार क्रिटिसिज्म का भी भूखा होता है, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन अपने आप को इंप्रूव करने के बारे में सोचता है, और इंप्रूव वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से ही कर सकता है। तो इस कारण भी मैं कह रहा हूं कि आप आए, देखने जाएं तो फिल्म के बारे में लिखें, जैसा कि कश्मीर फाइल्स में हुआ था। यह फिल्म ऐसी है, चाहे कश्मीर फाइल्स हुई, वो भी बहुत कम बजट में बनी थी, ये भी बहुत कम बजट में बनी है। इन्हें कोई पीआर नहीं हुई, इनकी कोई मार्केटिंग नहीं हुई, इनकी मार्केटिंग लोगों ने करी। लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, थिएटर से निकल रहे हैं और लोगों को आके बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भाई बढ़िया है, देखो लाल सिंह चड्ढा से बेटर है, फॉरेस्ट गंप देख लिया हमने, हम लाल सिंह चड्ढा क्यों देखें, कुछ नया देखने को मिल रहा है ना। तो एक तो ये कारण हो गया। एक और चीज मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि किसी बैनर को, किसी भी फिल्म कास्ट को, क्रू को कैसे एक सकारात्मकता मिलती है और कैसे वो इंप्रूव करते हैं, लोग उन्हें देखें, अगर उनके बारे में लिखें, उनके बारे में बात करें। तो एक मार्वल का एग्जांपल यहां पे अगर मैं दूं, मार्वल एक समय पर, आज दुनिया का सबसे बड़ा
प्रोडक्शन हाउस होगा, वो डिज्नी ने उसे एक्वायर कर लिया है। एक समय पर मार्वल तरस रहा था, मतलब बैंकरप्ट था एक तरह से, 1980 85 90 के दशक तक। 1985 में उन्हें अपने पात्र कई बेचे थे, जैसे कि कॉमिक्स में उनके पात्र होते थे, कॉपीराइट जो होता है उनके पात्रों पे जो था उनका, वो कॉपीराइट उन्हें बेचना पड़ा था। 1999 के आसपास कोलंबिया पिक्चर्स को बेचा था, जो कि सोनी बाद में बना। आज भी स्पाइडरमैन के जो मुख्य राइट्स हैं उस पात्र के, वो सोनी के पास हैं। आपने याद होगा आपको, टॉबी मैगवायर वाली जो 3 स्पाइडरमैन की फिल्में थी, वो सोनी के बैनर के तले बनी थी। और आज भी मार्वल की जो फिल्में होती हैं जिनमें स्पाइडरमैन का पात्र होता है, एवेंजर्स को हटा दें, एवेंजर्स को ना मानते हुए, जिनमें अकेले स्पाइडरमैन का नो वे होम या फार फ्रॉम होम जो है, उसमें भी आज भी डिस्ट्रीब्यूटर उसका सोनी है और कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनके पास जाता है। अगर हम मार्वल के सफर को देखें 80-90 के दशक से और आज तक, तो उनका भी एक ग्रोथ इसी तरह हुई है। उन्होंने बहुत रिस्क लिए शुरुआत में। आयरन मैन का वो किरदार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो जब सिनेमैटिक यूनिवर्स में उतरे तो लोगों को ये था, उनसे कहा गया था कि भाई तुम्हें बहुत रिस्क ले रहे हो, आप पिट सकते हो कि भाई आप कॉमिक्स बनाते हो उसी क्षेत्र में रहो, ये आपका क्षेत्र नहीं है। पर वो आए और चले, और उसका कारण ये भी था कि लोग उनके साथ जुड़ते गए, उन्हें रिस्पॉन्स देते गए, सकारात्मक नकारात्मक हर तरह का। और आज हम देख सकते हैं कि वो बैनर कहां से कहां है। इसी तरह हमें भारत में भी आवश्यकता है कि जो भारतीयता को, इंडिक वैल्यूज को, जैसे कि ये फिल्म थी, वो इंडिक वैल्यूज को उठाए और उस पे एक पटकथा उसके चारों ओर लिखे, उस पे बेस बनाए, जिससे आम आदमी रिलेट कर सके, हर आयु का, बूढ़ा, बच्चा, जवान, हर तरह का, कि उसमें कहीं ना कहीं फिल्म में ऐसा पात्र हो कि मैं इससे रिलेट कर सकता हूं, मैं उससे रिलेट कर, पटकथा से मूल रूप पर सब रिलेट कर सकें। और ऐसा इस चीज की नींव रखी थी बाहुबली ने। अगर आपको याद हो, बाहुबली ने सबसे पहले तो यह मिथ्या तोड़ दी थी बॉलीवुड की कि हाँ भाई तुम बस एक हिंदू देवी देवताओं को गाली देके या जबरदस्ती का मौका करके, जहां आवश्यकता नहीं भी है वहां भी चुटकुला डाल दो, जैसे कि कोई आवश्यकता नहीं है सीन में, वो शिव जी का सीन दिखा दिया पीके में, किसी और तरह भी फिल्माया जा सकता था। बहुत तरीके हैं, बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी, ऐसा लोग कहते हैं, तो वो उस सीन को किसी और तरह लिख सकते थे जिसमें उस तरीके का अपमानित करना ना लगता, अनादर करना ना लगता, और अपनी बात भी कह देते, पर उन्होंने नहीं लिखा, वो जानबूझ के ऐसा लिखा गया। तो ये क्योंकि पैटर्न बना लिया था कि गाली दो यार चल जाते हैं, तो उस चीज को तोड़ा। सबसे पहले बाहुबली ने तोड़ा, उसके बाद RRR आई, और अब ये फिल्म आई है। इस तरीके का सिनेमा एक के बाद एक इन बॉलीवुडियों को के मुंह पर तमाचा है कि तुम ये करके कमाने का प्रयास करते हो और विफल होते हो, देखो हम ये कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, तुम्हारी इंडस्ट्री में सफल हो रहे हैं आकर। हिंदी में भी उतनी कमाई कर रहे हैं हम जितनी तुम नहीं कर पा रहे हो, तेलुगु में, तमिल में तो कर ही रहे हैं, वो अलग चीज है। हम तुम्हारी ऑडियंस में भी कमाई कर रहे हैं, और उसका कारण है कंटेंट। आप अच्छा कंटेंट दीजिए, पब्लिक पैसा देगी। आपके नाम से अब पब्लिक पैसा दे, आप भूल जाइए। आप होंगे कोई परफेक्शनिस्ट, अपने घर के होंगे, अपने घर में बनाओ, बहुत बड़े आर्टिस्ट हो तो घर में बनाओ, देखो फिल्में। अब पब्लिक तो नहीं देखेगी, पब्लिक पैसा देकर भी नहीं देखेगी तुम्हारी फिल्म। एक और कारण इस फिल्म को देखने का यह है कि आपको ऐसे लोगों का समर्थन करना होगा जो रिस्क ले रहे हैं, जो उस क्षेत्र में रिस्क ले रहे हैं जहां कोई जाना नहीं चाह रहा। ऐसी फिल्मों के सफल कराना आपका काम है। ऐसी फिल्में सफल होंगी तो, और जैसा कि मैंने बताया, आने वाले युवा निर्देशक हो गए, निर्माता हो गए, अभिनेता हो गए, वो ऐसी चीजों में काम करना चाहेंगे, अपना पैसा देना चाहेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज रेवेन्यू। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, जब आर्टिस्ट की जेब में पैसा होगा, भूखे पेट एक्टिंग नहीं होती, सीधी सी बात है। आर्टिस्ट की जेब में पैसा होगा, निर्माता निर्देशकों की जेब में पैसा होगा, वो आगे अपने आप में और सुधार करेंगे, फिल्म अगली जो आएगी उसमें और सुधार करेंगे। जैसे कि मैं इस फिल्म के बारे में आप देखेंगे तो ये किसी तरह का स्पॉइलर नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूं, ये फिल्म समाप्त नहीं हो रही है। एक तरह से इसको आप एक शुरुआत की तरह ही देखें, एक इंट्रोडक्शन की तरह देखें। अभी इसीलिए मैंने भी कहा था शुरुआत में कि इस फिल्म को आप समर्थन दें इसे, क्योंकि अगर ये अच्छी हिट होती है, लोगों के बीच चर्चा में आती है, तो इसके जैसी और फिल्म बनेंगी, और ये तो बहुत वास्ट यूनिवर्स है, अपना यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है फिल्म का ही। अगर मैं एक संवाद से आपको बताऊं तो वहां पे जो मेन अभिनेता है हमारे, वो बात करते हैं इस विषय में कि शिव, कृष्ण और राम, ये 3 हमारे इतिहास हैं। कहने दो इन्हें माइथोलॉजी, ये हिस्टोरियन वॉरियन जो भी होंगे, ये हमारे इतिहास हैं। और अपने इतिहास को अगर आप सेंटर में रख के
उसके चारों ओर कुछ चीज बनाओगे या उसके विषय में जो भी कहोगे, एज लॉन्ग एज आप फूहड़ता ना करें तो वो चीज चलेगी। ऐसा ये फिल्म दिखाती है। तो इसलिए भी आपको इसे समर्थन देना चाहिए कि ये फिल्म चलेगी तो इसके जैसी और इसके ही और पार्ट बनेंगे। कार्तिकेय मेरे ख्याल से ये तो 3, 4, 5 तक खूब बन सकती है, कृष्ण पे ही इतनी लंबी बन सकती है। उसके बाद अब शिव का तो खाली पड़ा है बिल्कुल वो ग्राउंड, वहां पे कोई आए अच्छे निर्देशक उस पर काम करें। श्री राम के ऊपर अभी जैसे राम सेतु फिल्म आ रही है, उसको लेके बहुत अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, देखना होगा कैसी है। अक्षय कुमार जिस तरीके का काम फिलहाल कर रहे हैं तो थोड़ी कम उम्मीदें हैं उनसे, क्योंकि वो अपना वही 40 दिन में फिल्म बना दूंगा के चक्कर में जो उस पात्र की ऑथेंटिसिटी होती है उसको मार देते हैं बिल्कुल। उनका पृथ्वीराज लगता ही नहीं है। मतलब सम्राट पृथ्वीराज के बारे में आप बात कर रहे हैं, एक राजस्थान के पूरे देश के एक ऐसी पर्सनैलिटी, और उसमें आप इतना चलाऊ काम के नकली मूछ लगा ली, और वो राजस्थान से है तो एक एक्सेंट तक नहीं आ रहा था उसमें, वो तो आना चाहिए ना, वो तक नहीं आ रहा था। तो उनका ऐसा काम देख के अक्षय का तो थोड़ा ना उम्मीद है। लेकिन राम सेतु क्योंकि प्लॉट इतना जबरदस्त है कि उस पर इतनी पटकथा की जरूरत तो नहीं, आप सीधा सीधा लिख दोगे थोड़े बहुत एलिमेंट्स डाल के वैसे हिट हो जाएगा, अनलेस आप वही अपना बॉलीवुड या फुड़ता ना घुसाओ उसमें। तो श्री राम का क्षेत्र खाली है, कृष्ण के में ये बन रही है, तो ऐसे ये तो एक पूरा यूनिवर्स बन सकता है। आप उन्हीं चीजों को लें तो आप अपना मार्वल बनाइए ना हिंदुस्तान में। फिल्म के एक संवाद से वीडियो को अंत करूंगा। आवर हिस्ट्री इज द वे ऑफ लाइफ एंड आवर हिस्ट्री हैज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। मतलब आपके इतिहास में कई प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं, वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, चाहे वो साइंस हो गया, कला हो गई, कोई भी हो गया। उन्हें अलग अलग क्षेत्र में अगर ऊपर लाया जाएगा और लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे तो ये एक सकारात्मकता ही होगी सिविलाइजेशन के तौर पर और एक समाज के तौर पर भी। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जाएं, फिल्म देखें, परिवार के साथ देखें, अकेले देखें, जैसे भी जिस भी तरह, और फिल्म के बारे में चर्चा अवश्य करें। सकारात्मकता, नकारात्मकता, जैसे मैंने इस वीडियो में मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी मैंने वो बताई, नकारात्मक जो मुझे चीज़ें लगी वो भी मैंने बताई। तो इसी तरह आप लोग भी फिल्म के बारे में लिखें, अपने आसपास दोस्तों को बताएं और जाएं फिल्म एंजॉय करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आपने कार्तिकेय 2 फिल्म देखी है और आपको उसके विषय में क्या चीज़ अच्छी लगी है, क्या खराब लगी हैं, वो कमेंट में लिखें। अगर नहीं देखी है तो देखने अवश्य जाएं, देखने के बाद आएँ, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।